हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पैरागॉन ऑनलाइन स्टडी सेंटर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। हमने किस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेजर किया जाता है वो हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं हम कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में किस तरह से जो केमिकल कंपाउंड्स है वो कैसे बनते हैं, ठीक है। जो केमिकल एलिमेंट्स है वो किस तरह से कंबाइन होते हैं। तो जो एलिमेंट्स के कंबाइनिंग के लिए 5 लॉज दिए गए हैं, ठीक है। तो वो लॉज हम पढ़ते हैं, ठीक है। उन लॉज को हम बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अभी जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए 5 लॉज दिए गए हैं, ठीक है। तो देयर इज 5 लॉज which are given, 5 laws which are given for the combination of chemical elements by which compounds are formed, ठीक है। यानी कि ये वो लॉ हैं जो ये बताते हैं कि किस तरह से हमारे केमिकल एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन होंगे और केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारे पास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या हो गया? जिस तरह से आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसी तरह से मास के लिए भी उसी तरह का लॉ लागू होता है, जिसके अंदर किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो उस समय कोई भी मास है, ठीक है, कोई भी हमारे पास में सब्सटेंस है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, ठीक है। ना ही हम उसके केमिकल रिएक्शन के अंदर उस मास को हम बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक केमिकल रिएक्शन में जो मास है, जो मैटर है, जो सब्सटेंस है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो लिखिए हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, according to law of conservation of mass when chemical substances reacts with each other in a chemical reaction, ठीक है। जब कोई भी सब्सटेंस क्या होता है, एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, तब क्या होता है, जो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उनका जो मास है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जितना पहले था उतना वो जो प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी जो मास पहले था वही मास यहाँ पे रहने वाला, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो लिखिए with each other in a chemical reaction at that time the mass neither be created nor be destroyed but it changes from one form to
वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, अनदर फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है। ठीक है, तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब कोई मैटर क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, उसकी केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उस समय जो मास है वो उसको ना तो हम बना सकते हैं, ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको, लेकिन जो मास है वो क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। इसका एक सबसे पहले तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ वो देखेंगे पहले तो, है ना, फिर एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, आप नोट डाउन कीजिए, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट formed in a chemical reaction, formed in a chemical reaction। ठीक है, यानी कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस करते हैं तो उसमें जो रिएक्टेंट का जो टोटल मास होगा वो किसके बराबर होगा, हमारा जो टोटल मास हमारा जो प्रोडक्ट बना है उसके टोटल मास के बराबर होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए, आप इसको स्टार मार करके रख लीजिए। ठीक है, अगर मान लो कि हमारे पास में कुछ रिएक्टेंट ऐसा है जो क्या हो जाता है, बच जाता है, क्या हो जाता है, बच जाता है, और पूरा का पूरा यूज़ नहीं होता और पूरा का पूरा प्रोडक्ट वो नहीं बनाता, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो वो लिखिए आप टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट लिखिए। इफ़, पहले तो ये स्टेटमेंट लिखिए, इफ़, ऊपर लिख देते, मैं रफ कर देता हूँ, आया वो आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, इसके ऊपर मैं लिखता हूँ अब, नोट डाउन कीजिए, इफ इन ए केमिकल रिएक्शन, इफ इन ए केमिकल reaction, if in a chemical reaction the reactants are not completely consumed, if in a chemical reaction the reactants are not completely consumed, then it can be written as then it can be written as ठीक है। अब देखो, अगर मान लो कि कोई केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रही है, ठीक है, उस टाइम पे हम वहाँ पे देखते हैं कि कोई रिएक्टेंट है वो पूरी तरह से यूज नहीं हो रहा उस केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे, तो वहाँ पे नोट डाउन कीजिए कि जो टोटल मास ऑफ हमारा रिएक्टेंट है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है वो हमारा किसके बराबर होगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड प्लस अनयूज्ड रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट यूज में नहीं आया उसका भी मास हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म प्लस अनयूज्ड रिएक्टेंट, जो बचा हुआ रिएक्टेंट है उसको हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास काम करता है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं किसका, HCl का। ठीक है, जो HCl है वो किस तरह से फॉर्म होता है,
जब हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करवाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो वो क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास में है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा हमारा HCl बनेगा। क्या बनेगा, HCl। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, बैलेंस कैसे करेंगे, हमारे पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो इसको भी 2 कर दो और इसको भी 2 कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन है हमारे पास में कितना, 1 हाइड्रोजन के लिए कितना होता है 1, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्लोरीन का मास कितना होता है हमारा, 1 क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो हमारा होता है 35.5, तो 2 का कितना होगा 2 इंटू 35.5, तो कितना हो गया हमारे पास में 71। तो टोटल हाइड्रोजन और Cl का टोटल मास कितना हो गया हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास में 71। ठीक है, ये तो होगी हमारी रिएक्टेंट साइड। ठीक है, ये तो हमारी क्या है, ये तो होगी रिएक्टेंट साइड। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोडक्ट साइड की। ठीक है, जो प्रोडक्ट साइड के अंदर, ये हमारा प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट साइड के अंदर हम देखते हैं हमारे पास में HCl के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल्स के लिए हाइड्रोजन का मास +1 प्लस क्लोरीन का मास 35.5, तो ये हमारे पास में कितना हो गया 2 इंटू 36.5, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 73। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिएक्टेंट का जो टोटल मास आया था वो हमारे पास में कितना आया था 71 आया था, सॉरी 71 + 2 73 आया था, सॉरी 73 आया था। और यहाँ पे हमारे पास में जो प्रोडक्ट का टोटल मास आया वो कितना आया 73 आया था। यानी कि यहाँ पे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो जो रिएक्टेंट साइड के अंदर जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, जो सब्सटेंसेस होते हैं, जब वो रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट का जो टोटल मास होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा दोनों का। यानी कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास दोनों क्या होना चाहिए, हमारा बराबर होना चाहिए, तभी हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वहाँ पर लागू होगा। ठीक है, अब इसके बाद एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे, फिर उसका करते हैं एक सॉल्यूशन। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं ताकि आपको भी आइडिया लग जाए कि किस तरह से क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ ये बोर्ड के अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन है, इसमें हमको ये बताना है कि जो ये रिएक्शन यहाँ पे हो रही है उसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे अप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो क्वेश्चन में देखते हैं कि रिएक्शन कौन से कंपाउंड की किसके साथ में हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि इन ए केमिकल रिएक्शन व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद HCl टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे हमको रिएक्टेंट का मटेरियल भी दिया है और प्रोडक्ट का मटेरियल भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ये किसके साथ में रिएक्ट कर रहा है, HCl के साथ में रिएक्ट कर रहा है, HCl के साथ में रिएक्ट कर रहा है। और जो प्रोडक्ट में क्या क्या बन रहा है हमारे पास में, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, ये रिएक्टेंट है हमारा और ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर जब तक हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस नहीं करेंगे तो हमको पता नहीं पड़ेगा कि इसका टोटल रिएक्टेंट कितना यूज़ में आ रहा है और कितना उसका प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कैल्शियम यहाँ पे हमारे पास में 1 है, इधर भी 1 है, कार्बन है यहाँ पे 1 है, कार्बन भी हमारे पास में यहाँ पे 1 है, लेकिन ऑक्सीजन हमारे पास में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हमारे पास में 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्लोरीन हमारे पास में कितना है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो इसको बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन हमारे पास में 2 हो गया, हाइड्रोजन हमारे पास में 2 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे पास में 3 हो गया, और ऑक्सीजन 1
2 3 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास में बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है हमारा, इसका मोलिकुलर मास निकालते हैं। कैल्शियम का होता है हमारे पास में 40 प्लस कार्बन का होता है हमारे पास में 12, ऑक्सीजन का होता है हमारे पास में 16। तो 3 ऑक्सीजन का हमारे पास में कितना होगा 16 इंटू 3। तो इसको ऐड कर लेते हैं एक बार, 40 प्लस 12 प्लस 48, 16 3 जा 48। ठीक है, तो कितना हो गया ये 50 60 यानी कि 100। ठीक है, प्लस HCl का हमारे पास में कितना होगा 2 इंटू 1 प्लस 35.5। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट हमारा होता है 1, क्लोरीन का होता है हमारे पास में 35.5। ठीक है, तो इसका टोटल वेट कितना आ जाएगा 2 इंटू 36.5, तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास में 73। तो रिएक्टेंट साइड का हमारे पास में टोटल वेट हमारे पास में कितना आ जाएगा 173। ठीक है, यही है हमारे पास में। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में सबसे पहले तो कैल्शियम है। कैल्शियम का वेट कितना होता है हमारा 40 होता है, प्लस क्लोरीन का वेट कितना होता है, एक का होता है 35.5, तो 2 का कितना होगा 2 इंटू 35.5, तो ये कितना होगा हमारे पास 71। 40 प्लस 71, तो ये हमारे पास में कितना आ गया 111। ठीक है, फिर H2O का वेट कितना होगा हमारे पास में 2 इंटू 1 प्लस 16, तो वाटर का हो गया हमारे पास में 18। ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास में कितना होगा, कार्बन का होता है हमारे पास में 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना होगा 2 इंटू 16, तो ये हो गया हमारे पास में 12 प्लस ये कितना हो गया हमारे पास में 44। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि रिएक्टेंट में तो हमारा 173 ग्राम आया था, अभी प्रोडक्ट में हमारा कितना आता है वो देखते हैं। ठीक है, 8 4 12 और 1 3, इन तीनों का सम करके देखते हैं। तो 8 और 4 12 और 1 3। ठीक है, फिर 4 5 और 1 6, और इसकी जो पावर गई वो कितनी हो गई हमारा 7 हो गया, बच गया कितना 173। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि जो रिएक्टेंट है हमारा उसका भी वेट हमारा कितना आ रहा है 173 ग्राम आ रहा है, और जो प्रोडक्ट है उसका भी टोटल मास हमारा कितना आ रहा है 173 ग्राम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या प्रूव होता है कि जो मैटर है, मैटर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकता है, लेकिन जो उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, वो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में क्या होता है कन्वर्ट होता है, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकेंड लॉ की। ठीक है, तो सेकेंड लॉ है हमारे पास में लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अगला लॉ है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया कि हम कोई भी हमारा मटेरियल है, कोई भी सब्सटेंसेस है, उसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, हम अलग अलग सोर्सेज से उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन जो उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो उसका जो कंपोजिशन है उसका रेशियो कांस्टेंट रहेगा, कभी भी वो रेशियो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लिखिए लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शंस। ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law the compound, according to this law a compound can have a compound can be obtained, a compound can be obtained from different sources, from different sources, but the ratio of their composition, but the ratio
ऑफ देयर ईच कंपोनेंट बट द रेशियो ऑफ देयर ईच कंपोनेंट, या फिर हम बोल सकते हैं उसके ईच कंपोजिशन, द रेशियो ऑफ देयर ईच कंपोनेंट और देयर कंपोजिशन रिमेन्स सेम, ठीक है, रिमेन्स सेम, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सोर्स, ठीक है। जो रेशियो है कंपोनेंट्स का वो डिपेंड नहीं करता कि उसका जो सोर्स है उसका नेचर कैसा है, ठीक है। It does not depend on the nature of the source from which it is obtained, ठीक है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी सब्सटेंस किसी भी सोर्स से ले सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल लूँ इसका, एक एग्जांपल हम वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। वाटर का एग्जांपल ले लिया हमने, H2O, ठीक है। वाटर हमारा क्या होता है, वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला वो हमारा क्या है, H2O, वाटर, ठीक है। अब वाटर आपको कहाँ से मिल सकता है, हमको कहाँ से मिल सकता है, ट्यूबवेल से हमको मिल सकता है, ठीक है, वेल से भी हमको मिलेगा, ठीक है, टैप से हमको मिलेगा, रेन से हमको मिलेगा, पौंड से हमको मिलेगा, रिवर से हमको मिलेगा, ओशन से हमको मिलेगा, ठीक है, ओशन से हमको ये मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से जो हमको वाटर मिल रहा है, उसका केमिकल फार्मूला क्या है हमारा, वो भी क्या है, H2O है। यहाँ से मिल रहा है उसका भी केमिकल फार्मूला क्या है, H2O है। यहाँ से जो मिल रहा है उसका भी केमिकल फार्मूला क्या है, H2O। यानी कि हम यहाँ पे देखें तो सभी के सभी सोर्सेज से हमको सेम वाटर मिल रहा है ना, उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजेस आ रहा है तो बताओ, नहीं आ रहा। पानी कोई भी हो, कहीं से भी मिले, और उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो हमारा क्या होगा, H2O होगा। चाहे अगर आज के टाइम पे चांद पे या फिर मंगल ग्रह पे भी पानी मिल जाता है ना, तो उसका भी कंपोजिशन हमारा H2O ही होगा, ठीक है। अब ये तो सोर्सेस की बात हो गई, डिफरेंट सोर्सेस की बात हो गई। ठीक है। अब बात करते हैं इसके रेशियो की। अब आप यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे डालते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका हाइड्रोजन ट्यूबवेल के वाटर का जो रेशियो है वो हमारा कैसा होगा, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है हमारे पास में, हाइड्रोजन के एटम कितने, 2, यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 1। तो ट्यूबवेल के लिए जो वाटर का जो कंपोनेंट्स का जो रेशियो है वो हमारा क्या होगा, 2:1, ठीक है। ऐसे वेल के वाटर के लिए भी ये 2:1 होगा, टैप के वाटर के लिए भी 2:1 होगा, ठीक है। बाकी ये जो बचे हुए हैं इनके लिए भी जो रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो क्या होगा, 2:1 होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास में जो वाटर के सोर्सेस हैं वो तो हमारे पास में डिफरेंट है, अलग अलग है, लेकिन जो उस सोर्सेस से जो हमको वाटर मिल रहा है उनका कंपोजिशन हमारा क्या है, सेम है। यहाँ पे भी 2:1, 2:1, 2:1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप कोई भी मटेरियल अगर मान लो कि आप कोई भी सेम मटेरियल अगर अलग अलग सोर्सेस से ऑब्टेन कर रहे हैं, तो जो उसका केमिकल कंपोजिशन है, जो उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, उनका जो रेशियो होगा वो हमेशा कैसा आएगा, सेम आएगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है। और इसी कारण से कभी कभी इस लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को हम लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन भी बोल सकते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन,
लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता है कि जो भी कोई भी हमारा केमिकल सब्सटेंस है वो अलग अलग प्रोपोर्शन में दूसरे एटम या फिर एलिमेंट के साथ में क्या हो सकता है, कंबाइन हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसमें से जो एक एलिमेंट है वो क्या रहता है, हमेशा फिक्स रहता है, उसके रेशियो में कभी कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो उसके साथ में जो क्या बोलते हैं कंबाइन होगा उसके रेशियो के अंदर चेंज आएगा। तो लिखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, this law, if two elements, according to this law, if two elements combines with more than two elements, according to this law, if two elements can combine to form, according to this law, if two elements can combine to form more than one compound, to form more than one compound, the masses of one element, the mass of one element that combines with, the mass of one element that combines with, the mass of one element that combines with a fixed mass of other element, with a fixed mass of other element, ठीक है। are in the ratio of whole numbers, are in the रेशियो ऑफ होल नंबर, ठीक है। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल से कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। इसके कहने का मतलब ये है कि मान लो हमारे पास में क्या है, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन गैस है हमारे पास में, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। आप इस तरह से मानो हमारे पास में क्या हाइड्रोजन है, एग्जांपल लेते हैं इसका, फिर मैं समझाता हूँ। हाइड्रोजन है, इसको हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ में क्या करवा रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं। तो क्या बन रहा है हमारा, वाटर बन रहा है, क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट हमारे पास में कितना होता है, 2 ग्राम होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट हमारे पास में कितना होता है, ये होता है हमारे पास में 16 ग्राम होता है। तो जो वाटर बनेगा उसका एटॉमिक वेट हमारे पास में क्या होगा, वो होगा हमारे पास में 18 ग्राम, ठीक है। कितना होगा, 18 ग्राम, ठीक है। ये लिया एक, तो हमने ये लिया, ठीक है। एक हमें इस तरह से लेंगे कि हमने लिया क्या, हाइड्रोजन। मैं आपको एक इसका केमिकल रिएक्शन लिख के फिर बताऊँगा। हमने लिया हाइड्रोजन, हमने लिया ऑक्सीजन, ठीक है। और इससे हमने क्या बनाया, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाया, हाइड्रोजन परऑक्साइड हमने बनाया, ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाया, ठीक है। हाइड्रोजन के अंदर हमारे पास में H2 का ग्राम कितना होगा, H2 कितना होगा, 2 ग्राम होगा। लेकिन ऑक्सीजन हमारे पास में यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन हमारे पास में यहाँ पे क्या है, 32 ग्राम, 32, ठीक है। तो ये हमारे पास में हाइड्रोजन परऑक्साइड हमारे पास में कितना आएगा, इधर 34 ग्राम, ठीक है। 34 ग्राम है, ठीक है। अब इसको, अभी आपको ये समझ में कन्फ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, ठीक है। इसको अब केमिकल की फॉर्मूले के रूप में हम यहाँ पे देखते हैं। देखो हमारे पास में
ये है हाइड्रोजन, ठीक है, ये है ऑक्सीजन हमारे पास में, ठीक है, O2, ये क्या बनाएगा हमारे को, क्या बना के देगा 2H2O, क्या बना के देगा 2H2O, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में एक हाइड्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूल है उसका वेट कितना था 2 ग्राम, तो 2 का कितना हो जाएगा हमारे पास में इधर 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 ग्राम, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे पास में यहाँ पे कितना था, पहले 16 था, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास में 32 ग्राम, ठीक है। तो ये हमारे पास में टोटल वाटर का वेट कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास में 36 ग्राम, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे जहाँ पे हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास में क्या है H2, यहाँ पे हमारे पास में क्या है O2, और यहाँ पे हमारा बन क्या रहा है H2O2, क्या बन रहा है H2O2। हाइड्रोजन भी हमारे पास में यहाँ पे क्या है 2 है, ऑक्सीजन भी हमारे पास में यहाँ पे क्या है 2 है, और बन क्या रहा है हमारा H2O2 यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये तो हमारा 2 मॉलिक्यूल बन रहा है। अगर मेरे को इसी है, अगर 1 मॉलिक्यूल का चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे 2 है, अगर मेरे को 1 वाटर का चाहिए तो हम क्या कर देंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 आ गया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो 16 आ गया, इसको 2 से डिवाइड करा तो 18 आ गया, ठीक है। इसको मैं वापस से समझाऊंगा आपको। यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे ये भी हमारे पास में क्या है 2 ग्राम, हाइड्रोजन यहाँ पे भी हमारे पास में 2 ग्राम है। जो हाइड्रोजन का वेट है यहाँ पे वो तो हमारा क्या आ रहा है, फिक्स आ रहा है ना हमेशा, लेकिन जो ऑक्सीजन है इसका तो वेट हमारा क्या हो रहा है, डिफरेंट आ रहा है। जब वाटर बनाना है तो हमको ऑक्सीजन का वेट कितना चाहिए 16 ग्राम, जब हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाना है तो हमको ऑक्सीजन का वेट कितना चाहिए 32 ग्राम। लेकिन यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन का जो वेट है उसके अंदर तो कोई भी चेंज नहीं आ रहा, यानी कि जो हाइड्रोजन है वो तो हमारा कौन सा एलिमेंट है, फिक्स एलिमेंट है, जो फिक्स्ड मास। हाइड्रोजन क्या हमारा यहाँ पे फिक्स मास है, ठीक है। आप क्या बोल सकते हो, हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे फिक्स्ड है, लेकिन जो बार बार चेंज हो रहा है वो हमारा क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन बार बार क्या हो रहा है, चेंज होता है, ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाना है तो उसका मास अलग होगा, हाइड्रोजन वाटर बनाएगा तो उसका मास अलग होगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे इस वाले ऑक्सीजन का और इस वाले ऑक्सीजन का रेशियो देखते हैं। यहाँ पे इसका मास क्या है, जहाँ पे वाटर बन रहा है वहाँ पे ऑक्सीजन का मास हमारा कितना 16 सॉरी, जहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड बन रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन का मास हमारे पास में कितना 32। अब अगर हम इन दोनों का रेशियो देखते हैं तो हमारा क्या आता है 1:2, यानी कि लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो मास होता है हमारा एक फिक्स मास होता है, उसके साथ में दूसरा एलिमेंट क्या होता है, कंबाइन होता है और वो अपना प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। और जो दूसरा एलिमेंट क्या होता है, कंबाइन होता है, उसका जो रेशियो होता है वो किसके अंदर होता है, होल नंबर रेशियो के अंदर होता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक बार मैं आपको ये रिएक्शन वापस से बता देता हूँ। देखो हमारे पास में क्या हाइड्रोजन है प्लस हाफ ऑक्सीजन है और क्या बन रहा है यहाँ से H2O बन रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये भी हमारा 1 हो गया, ठीक है। ये वाटर बन रहा है। अब इसी ऑक्सीजन से और इसी हाइड्रोजन से हम क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का मास यहाँ पे कितना हमारा 2 ग्राम, यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना 2 ग्राम, यहाँ पे हमारे पास में ऑक्सीजन का मास कितना होगा 1/2 × 32 कितना होगा ये 16 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में कितना होगा 32 ग्राम। H2O का कितना होगा हमारे पास में टोटल, ये 18 ग्राम हो गया और ये हमारे पास में कितना हो गया 34 ग्राम, ठीक है। इसका अभी कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हम बात करेंगे इन चारों की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का मास हमारा फिक्स हो रहा है ना, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है तो वाटर बन रहा है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है तो हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन के मासेस तो दोनों के क्या है यहाँ पे फिक्स है, ठीक है। तो ये लॉ क्या कहता है कि जब भी कोई फिक्स एलिमेंट के साथ में कोई दूसरा क्या होता है कंबाइन होता है तो जो और अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं तो जो कंबाइन हो रहे हैं उनका जो रेशियो होगा वो क्या होता है, स्मॉल होल नंबर रेशियो होगा, ठीक है। तो इसका रेशियो निकाल के देख लेते हैं 16 और 32 का, तो 16:32 कितना हो गया 1:2, तो ये हमारा क्या सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड लॉ हो गया। इसके बाद 3 लॉ और बचते हैं, वो है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गे-लुसाक लॉ और गैसेस लॉ ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। ये 3 लॉ हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।